सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। इंतहाई मुस्बत और खुशाइन खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। SIFC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से अमली पेशरफ्त। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बातचीत को अमली जामा पहनाने के लिए सऊदी सरमायाकारों का बड़ा वफ्द कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द इस्लामाबाद में आला हुकूमती शख्सियात, मुतल्लिका वज़रा और ताजरों समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात करेगा। पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम, तवानाई, IT समेत मुतल्लिका वज़रा की सऊदी वफ्द से मुलाकातें होंगी। SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को ज़राअत, कानकुनी और IT समेत कई शोबों में सरमायाकारी की पेशकश की है। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब की सरमायाकारी मुल्क की मईशत के लिए कितना फ़ायदा मंद साबित होगी और इसके पाक सऊदिया ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, हम्माद रोहेला साहब, शहजादा जुल्फ़िकार साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के साथ के इमदाद के बजाय ये सरमायाकारी आ रही है मुल्क में, कैसी तब्दीली देख रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि इमदाद के बजाय हमारे यहाँ सरमायाकारी आ रही है, लेकिन सरमायाकारी के कुछ असूल हैं। जाहिर है SIFC के क़याम के बाद बहुत सारे ममालिक जो हैं वो ये देख रहे हैं कि जो एक लाल फीते का कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में, जिसको रेड टेपिज्म कहा जाता है, उससे कहीं जान जो है वो छुटती नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये है कि जो निचली ब्यूरोक्रेसी की सतह के ऊपर जिस तरीके से पैसे वैसे मांगे जाते थे, कट मांगे जाते थे, बुनियादी तौर पर अलमिया ये है कि पाकिस्तान में कोई कारोबार करने चले जाएं या कोई बाहर से इन्वेस्टर आए तो सबसे पहले यहाँ जो बंदा होता है वो कहता है कि जी मेरा कितना हिस्सा मिलेगा, और वो हिस्सा जो है वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले मांग लेता है। नतीजा ये निकलता है कि अक्सर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट छोड़ के वो वापस अपने अपने मुल्कों को सिधार जाते हैं। SIFC के क़याम के बाद जो है वो रेड टेपिज्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी हद तक जो है वो नकेल डाली गई है। और साथ ही साथ ये है कि सऊदी अरब के सरमायाकार अगर आएंगे तो आपको मालूम है कि सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क समझा जा रहा है जिसकी नज़रें जो हैं वो मुस्तकबिल के कारोबार के ऊपर हैं। उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके यहाँ 20 नई जो है वो शहर उनकी तामीरात शुरू हैं, और इसी तरीके से दुनिया के अंदर वो अपना हुजम तेल की इकोनॉमी से हट के भी बनाना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने दोस्ती का हाथ जो है वो ईरान की तरफ भी बढ़ाया और इलाके के जितने भी ममालिक हैं उनसे दोस्ताना रवैये जो है उसके वो ख्वाहां हैं। नतीजा ये निकला कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो विजन है वो पाकिस्तान की तरफ भी जाहिर है। पाकिस्तान एक बहुत उनके लिए अहम मुल्क है और इस खित्ते के अंदर उसका एक बहुत किरदार है, और स्ट्रेटेजिकली भी पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंस है। इस वजह से मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है वो एक ऐसी एनवायरनमेंट कायम की जाए जहां ना सिर्फ पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं वो आपस में मुस्तहकम हो सके, साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो भी एक नए दौर के ऊपर जो है वो आके खड़ा हो जाए। लेकिन साथ ये है कि हमारा जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन है SSD जिसको कहते हैं, जो कि चाइना के हवाले से हमने खास तौर पे तश्कील दिया उनको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, जाहिर है सऊदी सरमायाकारों को भी इसी तरह की सिक्योरिटी जो है वो इन्वायरमेंट चाहिए होगी, क्योंकि ज्यादातर मादनियात के ऊपर या एनर्जी सेक्टर के ऊपर तो चले जाए तो और बात है, लेकिन अगर आप मादनियात की एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाएंगे या आप जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है या हमारी एग्रीकल्चर है तो उसके ऊपर सऊदी को सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइनीज जो है वो तो शायद अपनी लाशें फिर भी उठा लेते हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है वो मेरे ख्याल में उसमें ये शायद बर्दाश्त नहीं हो सकेगी। इसलिए चैलेंजेस भी हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। याद रखिए चैलेंजेस भी हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम्माद रोहेला साहब, आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रही है। मैं जो अब्दुल्ला साहब ने कहा है सारी बातें दुरुस्त कही हैं, मैं उन सबको एंडोर्स करूंगा और तकरीबन वही बातें हैं जो मैं भी कहना चाहता था। अब मैं उसके एडिशन में कुछ और बातें जो कहूँगा, अच्छी बात है, ज़रूरी है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छी बात है, इमदाद नहीं है इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट से इम्कान पैदा होता है बेहतरी का।
इन्वेस्टमेंट बेहतरी की गारंटी नहीं है। हम देखा है कि हमारे पहले जो हमने मुआहदे किए हैं फॉरेन कंपनीज से, वो कोई ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुए, क्योंकि हम कोई अच्छे एग्रीमेंट्स में, कमर्शियली वायबल एग्रीमेंट्स में एंटर नहीं हुए। हमें तंबीह करनी चाहिए सब लोगों को कि इस बार गलती की गुंजाइश कम है। जो रेकोडेक में गलतियां की गई हैं, जो IPPs के साथ गलतियां की गई हैं, मुआहदों में खुदारा इस बार वैसी गलतियां मत दोहराइएगा, क्योंकि अगर आप दोहराएंगे तो अवाम पहले ही ज़मीन बोस हुई है, उसके बर्दाश्त की अब हद नहीं रही। आप उसके अंदर से मजीद टैक्सेस लगा के कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो गलती की गुंजाइश बहुत कम है। इस बार अपने मुआहदों में ख्याल रखिए कि आप अवामी फ़ायदे की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, बाहर कोई इंटरनेशनल इदारा होता है, उनके कवायद और ज़वाबित होते हैं। उनको आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कह लें या बायलॉज कह लें, उनके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिखा होता है कि वो मुफाद आमा में क्या काम करेंगे। इस बार इनसे ये पूछिए कि जिन सेक्टर्स में हमें ज़रूरत है, जिसमें हमारे लोगों को जो सफ़र कर रहे हैं, आप उसमें मुफाद आमा में क्या करेंगे हमारे लिए। हम इनसे ये भी बात करें कि आप अपने प्रॉफिट को क्या 100% वापस लेकर जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर फ्लाइट कैपिटल होगा और फिर दोबारा हम उसी सीढ़ी पे खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। हमें उस इन्वेस्टमेंट का कोई खातिर खा फायदा नहीं हो पाएगा। हमें उनसे बात करनी चाहिए कि री इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट पे आप क्या करेंगे, क्या परसेंटेज होगी कि आप वो पैसे वापस इस मुल्क में लगाएंगे। हमें उनसे बात ये भी करनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में आप क्या करेंगे, हमारे लोगों को हायर करेंगे या अपने लोगों को हायर करेंगे और हमें सिर्फ लोअर लेवल स्टाफ में रखेंगे। अगर ऐसा होगा तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होगी, हमें फिर कोई फायदा नहीं होगा, हम हाथ मलते रह जाएंगे। इस बार इनसे ये भी पूछें कि रिसर्च के ऊपर ये कितना इन्वेस्ट करेंगे अपने सेक्टर में या किसी और सेक्टर में, क्या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। हमें ये बात भी इन लोगों से करनी चाहिए कि लोकल पार्टनर्स को साथ लेकर चला जाए। 50%, 30%, 20% या जो भी कमर्शियली फिजिबल हो, पॉसिबल हो, जितना भी आपके पास लेवरेज है, आप अपने लोकल इन्वेस्टर्स को साथ उठाइए। अगर वो खड़ा होगा तो आपको जाके फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत नहीं रहेगी। आपका लोकल इन्वेस्टर, पहले भी कह चुका हूं मैं, आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। वो आपके लिए जाएगा मुल्कों में और लोगों को लेकर आएगा यहां इन्वेस्ट करने के लिए। उसको ताकतवर कीजिए। उसको ताकतवर करने का तरीका यह है कि अपने रेगुलेटर को समझाइए, यहां पर जो रेगुलेटर्स हैं उनको समझाइए कि आप रेगुलेटर्स मत बनिए, फैसिलिटेटर्स बनिए। हमारी जो माशी सूरत हाल है, हमें रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां बिजनेस एक्टिविटी हो ही नेक्स्ट टू नथिंग रही है। हमें फैसिलिटेट और इनकरेज करने की जरूरत है। तो वो ये रोल अपनाएं, इस तरफ आए। जो हमने बेतहाशा NOCs में लोगों को फांसा हुआ है, लोकल इन्वेस्टर्स को फांसा हुआ है, बाहर से आने वालों को भी फांसा हुआ है, उसको खत्म कीजिए। ब्यूरोक्रेसी का रोल मजीद मिनिमम कीजिए। जो रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं उस पे तो परमिशंस, लाइसेंसेस की समझ आती है, लेकिन हर चीज के ऊपर एक से ज्यादा इदारे से NOCs लेने में जो वक्त का ज़या होता है, पैसे का ज़या होता है, और जो इन्वेस्टर डिस्करेज होता है, जो स्टार्टअप डिस्करेज होता है, उसका इस मुल्क को लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस बार इन चीजों का ख्याल रखें तो बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। सऊदी बिजनेस जायंट्स ने पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया है। 21 नामवर सरमायाकारी कंपनियां पाकिस्तान पहुंच रही हैं। क्या कहेंगे इस पर आप शहजादा जुल्फिकार साहब? जी थैंक यू। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ख़ासकर उस मुल्क से कि जिससे कोई नए आपके ताल्लुकात इस्तेवार नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपसे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी उस वक्त भी बेल आउट पैकेज, जो आपका पैकेज बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, तो वो उन्होंने आपकी हेल्प की। उन्होंने हमेशा आपके सियासी तौर पर भी आपके साथ जो है वो उनके ताल्लुकात इस्तेवार रहे हैं। और उससे ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी जो मैं देखता हूँ ईरान के साथ, पहले पाकिस्तान के लिए बड़ा एक मुश्किल होता था कि ईरान और सऊदीज़ के ताल्लुकात आपस में ठीक नहीं है, तो बहुत ही यानी उसको वो आपके डिप्लोमेट्स कहते थे कि टाइट वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप, कि वो कसे हुए रस्से पर आप जाके बैलेंस अपने को कर रहे हैं और उस ताल्लुकात। लेकिन अब ये हर्डल ख़त्म हो गया है। ईरान के साथ अपॉर्चुनिटी आपके जो हैं वो साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुद एवेन्यूज़ को आप खुद खोल रहे हैं। यहाँ सऊदी जो डेलीगेशन आ रहा है 50 रुकनी और 21 कंपनियां उसमें जो हैं वो इनिशियली $5 बिलियन के जो हैं वो इनिशियली वो करेंगे, और ये 25 अरब का कोई डॉलर के इन्वेस्टमेंट, और 15 से 25 अरब डॉलर
की इन्वेस्टमेंट जी हो सकती है? 15 से 25 अरब डॉलर है, लेकिन 25 हदफ है कि 25 अरब तक जाएगा। और सऊदीज की ये जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, ये उनका 2030 का एक विजन है जिसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उन दोस्तों में करें और नई पॉलिसी के सिर्फ टेक करें, आप जाके बिजनेस करें अपने दोस्त ममालिक में। तो पाकिस्तान के लिए एक रेकोडेक ने बलूचिस्तान में रेकोडेक की इन्वेस्टमेंट उनकी PIA के उन पे बात उनके साथ हो रही है, हवाई अड्डों पर हो रही है, होटल में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और खासकर आज पाकिस्तान कुछ बहुत ही स्टेबल फाइनेंशियली मुल्क नहीं है। आज इस क्राइसिस में फाइनेंशियल क्राइसिस है जिसके लिए बहुत ज्यादा बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस है, क्रंच है। यहाँ पर SIFC पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी लाने में कामयाब हो रही है। जाहिर शाह शराजी साहब, लेकिन बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है कि मेरे तीनों मौजूद दोस्तों ने, और लेकिन इसमें मैं एक थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा कि SIFC बेशक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोचना ये होगा कि SIFC के अंडर जो काम होंगे क्या वाकई वो फुल प्रूफ होंगे। जैसे कि सिक्योरिटी की बात की, क्या सिक्योरिटी के इक़दाम होंगे, क्या हम इन कंपनीज को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्योंकि मिनरल का तमाम सेक्टर आपका ट्राइबल एरियाज के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर है, जो कि इंतहाई वोलेटाइल है सिक्योरिटी के लिहाज से। और हर जो आपका हॉस्टाइल मुल्क है या हॉस्टाइल कंट्रीज है, उनकी कोशिशों की लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा करें। एक तो मामला ये हुआ। दूसरा, जैसे कि हमाद ने बड़ा टेक्निकली कहा कि आप क्या एग्रीमेंट्स करेंगे इन लोगों के साथ। दूसरा, मिनरल सेक्टर के अंदर इस वक्त कौन लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा आम सवाल है। क्या SIFC उनको स्क्रूटनाइज करेगा, इन कंपनीज के साथ जब लिंक अप करेगा मिनरल डेवलपमेंट के लिए, तो क्या वो स्क्रूटनी होगी, क्या साफ सुथरे लोग जाएंगे, ये बड़ा आम है। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी आ रही हैं और बड़ा अच्छा एक शगुन भी है, लेकिन क्या आप ये मुल्क बेचेंगे इनके ऊपर? एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इन्वेस्ट करेंगे, क्या हम जमीनें उनके ऊपर बेचेंगे? अगर वो मिनरल सेक्टर के अंदर करेंगे तो क्या परसेंटेजेस होंगी हमारी, किस तरीके से बात करेंगे? देखिए, आपके सऊदी अरब के अंदर एक कारोबार का एक निजाम है कि जहां आउटसाइडर कोई कारोबार नहीं कर सकता। हाँ, वो बिल्कुल कफील के साथ इन एग्रीमेंट जा सकता है। जैसे कि आपने देखा हमारे सियासतदानों ने वहां कामें भी लिए और वहां पे अकाउंट्स भी खोले, कारोबार भी किए, लेकिन आज तक वो अपने कारोबार के मालिक वहां ना बन सके। तो हमने ये देखना होगा कि हमारे जो इन्वेस्टर्स के साथ और हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो किस किस्म के एग्रीमेंट्स पर जाते हैं। चाइनीज इस वक्त आप देखें आधे से ज्यादा उन्होंने श्रीलंका खरीद लिया, सॉवरन गारंटीज के ऊपर वो जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी सॉवरन गारंटीज के ऊपर आपके काम कर रहे हैं। अब हमने ये देखना होगा कि PIA की बात अगर हम कर रहे हैं तो PIA के अरबों ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो प्रॉपर्टी है, क्या वो हम औने पौने दामों देंगे, उसमें भी हम कमीशन खाएंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टील मिल की बात हम बार बार कर रहे हैं। स्टील मिल बेशक खजारे में उसका मशीनरी रुकी हुई है, लेकिन आप स्टील मिल के ऊर्स को देखें, वो अरबों खरबों डॉलर्स की है। आप उनकी प्रॉपर्टीज को देखें, आप उनके इस वक्त जो एसेट्स हैं वो कितने। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हमें एक वाकई, जैसे कि एक बात की कि SIFC बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये लास्ट चांस है हमारे पास। अगर हम इसके अंदर भी खुद अपनी जेबें भरेंगे, अपने अकाउंट भरेंगे, तो मेरे ख्याल में किसी भी किस्म के इन्वेस्टर को लाने का फायदा नहीं होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो SIFC है बेशक एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको एग्रीकल्चर, आपको इकोनॉमी, आपको डिफेंस, आपको लॉ एंड ऑर्डर, आपको मिनरल के लिए भी खुसूसी किस्म के यहाँ पे यूनिट्स बनाने होंगे जिसमें तमाम पाकिस्तान के लोगों को आप इन्वॉल्व करें। मैं नहीं समझता कि सिर्फ चंद लोगों के इंतखाब से जो आपके मुल्क की तकदीर बदलेगी। आपने अगर कलेक्टिवली इस मुल्क को लेके आगे चलना है तो आपने इस हर सेक्टर के एक्सपर्ट्स को लेके इस SIFC के प्लेटफॉर्म के नीचे लेके जाना है और वो आगे चीजें लेके चले। आपका जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, आपके ब्रेन ड्रेन को रोकना है। ये लोग जाके अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया की इकोनॉमी को इम्प्रूव करें तो आपके मुल्क को क्यों नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौका है। पैसा सऊदीज लेके आएंगे, दिमाग आप लोगों के पास है, अब आपने दिमाग इस्तेमाल कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर सेक्टर के एक्सपर्ट्स को लेकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर आपने हमसे बात की। और जो है इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब बात करेंगे जजेस की तकर्री के हवाले से। हुकूमत ने जजों की तकर्री के तरीक़ाकार के लिए आइन में तरमीम का फैसला कर लिया है। जजेस की तकर्री के जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत हुआ। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत आइन के आर्टिकल 175A में तरमीम पर गौर कर रही है। इम्कान है कि आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की साख्त तब्दील हो जाएगी। जुडिशल कमीशन इजलास में मौजूदा रूल्स के तहत आला अदलिया में तकर्रियों का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। दूसरी जानिब जजेस की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई है। कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात का जायजा लेगी। फारूक एच नायक, अनुशर रहमान और मोहसिन अजीज को कमेटी के मेंबरान के तौर पर नामजद किया गया है। इसी के साथ साथ चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद में तोसी के कितने इम्कानात हैं? क्या चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलेगी भी या नहीं? इस पर हम बात कर लेते हैं हमाद रोहेला साहब। हमाद रोहेला साहब, आप क्या समझते हैं चीफ जस्टिस के इस जजेस की तैनाती के लिए जो आइनी तरमीम का फैसला कर लिया गया है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले तो तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें तो पावर्स बहुत सेचुरेटेड थी चंद लोगों के पास। उसके बाद जब ये 175A आया तो कमेटी बनाई गई। किताबी तौर पे ये बहुत बेहतर अमल लगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेहतर होगा और मेरिट प्रिवेल करेगा। कोई भी कानून मुकम्मल नहीं होता, इंसानी बनाया हुआ कोई भी कानून मुकम्मल नहीं हो सकता। उसमें बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त रहती है और होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कानून साजी कर रहे हैं, आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, तो आप पहले इशू तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, किस मसले का हल मकसूद है। आप देखिए, इस वक्त हमारी अदलिया के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये पोलिटिसाइज हो चुके हैं, इनको पोलिटिकली स्कैंडलाइज किया जाता है लोगों के जजेस साहिबान को। राइटली या रॉन्गली ये आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहता। तो अगर आप पॉलिटिशियंस का रोल बढ़ाने के लिए आइनी तरमीम कर रहे हैं तो क्या उससे आपका वो मकसद अचीव होगा? क्या जो मसला है वो हल होगा या मजीद बिगड़ेगा? मजीद ऐसे इल्ज़ाम आएंगे, क्योंकि अदलिया के ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं आया कि वो इंडिपेंडेंट है। सियासी रुझान को सामने रखते हुए फैसले करने के इल्ज़ाम आते रहते हैं, तो ये इल्ज़ाम मजीद बिगड़ेंगे, मजीद बढ़ेंगे। तो आप किस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं? अगर आपको इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करनी है तो ज़रूर करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट करना चाहिए जिससे इनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ जजमेंट्स दोनों के ऊपर बात हो। देखा जाए कि जो शख्स एलिवेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में या अपॉइंट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो पहले कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड कर चुका है तो उसके वहां रहते हुए बैकलॉग ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, उसकी दी हुई जजमेंट्स को अपहोल्ड किया गया है, रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया, इन चीजों पे बात कीजिए। इससे इदारे में बेहतरी आएगी। आप इस पे बात करें कि हमारा जो बैकलॉग है वो इतना ज्यादा क्यों है। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ जजेस को इंप्रूव करने के लिए तो तरमीम की जरूरत ही नहीं है, वो तो क्वालिटी ऑफ जजेस को इंप्रूव करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक बात आखिरी बात और कर दूं रिटायरमेंट की एज के हवाले से। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो इंडिया में जो एज है रिटायरमेंट की वो 65 है, चाइना में 60 है, बांग्लादेश में 67 है, हमारी 65 है इस वक्त। हमारी मीडियन एज देखिए औसत उम्र इस वक्त अवाम की तो 20 से 21 साल के दरमियान है। इंडिया में 28 साल है, बांग्लादेश की 27 साल है और चाइना की 37 है। फिर भी उनकी रिटायरमेंट एज हमारे मुकाबले में है। हमारे पास जवान ज्यादा आने वाले हैं, उनको नौकरियों की जरूरत है। आप ऊपर हेड को लंबा अरसा बिठाए के रखेंगे तो इससे भी कौन सा मसला हल करें? बिल्कुल, नए आने वालों को मौका देना चाहिए। ठीक है हमाद रोहेला साहब, आपको पॉइंट आ गया। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से मैं बात करूंगी। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एक्सटेंशन किस तरह अदलिया पर असरअंदाज हो सकती है? देखिए, जहां तक हमाद रोहेला साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। पहले सेगमेंट में बड़ी कमाल की बातें, मैं बड़ा अप्रिशिएट किया इनको। और दूसरा जो एक्सटेंशन है, देखिए एक्सटेंशन कभी भी जो होती है वो मेरे ख्याल में वो मुज़र सेहत सिर्फ नहीं होती, बल्कि वो मुआशरे की सेहत के ऊपर भी एक बहुत गहरा असर छोड़ती है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है और एक जज जो है वो फिजिकली बेशक क्रिपल ही क्यों ना हो, व्हील चेयर पे, ऐसे भी चीफ जस्टिस वहां गुजरे जो व्हील चेयर पे थे लेकिन उनके जहन बिल्कुल ठीक थे और वो कहते थे कि उम्र के साथ जो है वो इनकी विजडम जो है वो ज्यादा बढ़ती है। इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जजों की तकर्री के साथ साथ जो है हमें फैसला ये करना चाहिए है कि आम आदमी को जस्टिस क्यों नहीं मिल रहा।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। अब होता यह है कि कोई सरगोदा से, कोई पता नहीं जेलम से रावलपिंडी आता है और वहां पता चलता है कि जी जज साहब जो है वो आज जो है छुट्टी के ऊपर हैं, या आज सिर्फ हाजिरी लगेगी और उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा काम हम जो है वो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे क्यों नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो है जो केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या लोअर कोर्ट्स के अंदर, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो बुरी तरीके से अवाम जिससे मुतासर हो रही है। तीसरी तरफ सियासतदानों ने अखट किया हुआ है और पीडीएम जो एक खत्म हुई उसके बाद एक बड़ी इत्तेहादी कुव्वत जो है वो सामने आई है, और जिसके अंदर तमाम लोग जो कि कल को अपोजिशन का किरदार अदा करते थे वो आज हुकूमत के अंदर बैठ चुके हैं। सब लोगों ने आपस में एक फैसला कर लिया है। लेकिन जहां हुकूमती इदारों का और सियासतदानों की बात है वो तो एक तरफ कर दें, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को भी तो देखें कि आखिर क्या वजह है कि हमारी अदलिया दुनिया में 140वें नंबर के ऊपर उसकी इंसाफ बांटने में आ रही है। ये एक बहुत ही मेरे ख्याल में खतरे की घंटी है जिसको हमें महसूस और सुनना चाहिए। साथ ही साथ जो है वो हम ये भी देखते हैं कि क्या जज पॉलिटिसाइज नहीं हुए, क्या हकीकत ये नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टीज के मुतालिक उनके दीगर मामलात जो है वो बुरी तरीके से एक्सपोज होके कौम के सामने आ रहे हैं। मसला यहाँ ये नहीं है, आज जो अलमिया है वो ये है कि एक आदमी को दूसरे आदमी से जो है वो तशबीह दी जाती है, यानी कि एक सियासतदान ये कह के अपने आप को जस्टिफाई कर लेता है कि तुमने जो है मर्सिडीज निकाली थी तो मैंने घड़ी रख ली, या कोई ये कहता है कि जी फलाने जो जनरल साहब थे उन्होंने ये किया था इसलिए जज साहब जो है वो ये बरहक हैं करने में। मेरा ख्याल है ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनको खत्म होना चाहिए। जहां तक कानून साजी की बात है, जो मैं आखिरी बात बड़ी जरूरी है वो ये है कि कानून साज असेंबली होती है, और जाहिर है जब वो कोई कानून बना देती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून पर अमल करती है क्योंकि वो उस दायरे के अंदर रहती है। लेकिन हमने माजी के अंदर ये देखा कि जो जुडिशरी थी वो अपने एम्बिट से बाहर स्टेप कर रही थी, जिससे जो है बहुत मुश्किलात में इजाफा हुआ। और उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो सुओ मोटिव का था मामला वो भी हमने देखा, नेस्ला टार की और दीगर जो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं उनके हवाले से हमने ऐसे मुतनाज़ा फैसले देखे जो कि कौम की एक जहन के ऊपर एक गहरा जो दाग है और एक घाव है वो छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। शहजादा जुल्फिकार साहब, माजी में चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन ली तो इसके क्या असरात सामने आए थे? देखिए, हमारे जो मोहतरम पैनलिस्ट ने जो बात की है, ये एक्सटेंशन तो वैसे ही बुनियादी तौर पर गलत है। आप किसी को एक एक्स्ट्रा वो टाइम दे रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इंसान जो है वो नागुज़ीर है किसी उसके लिए? खुदा ना खास्ता बीमार पड़ जाता है, मर जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता, फिर क्या इसका मतलब है वही आप रोते रहे हम उसके लिए? एक्सटेंशन बिल्कुल बुनियाद, ये आप बुनियाद रख रहे हैं। कल चेयरमैन एफबीआर को भी एक्सटेंशन दे दें, वो रिटायर भी हो जाता है, आप दे दें उसको 3 साल के लिए, एक उसको दे दें। आप सदर पाकिस्तान जो है 5 साल के बाद उनको भी वो दे दें। तो ये बिल्कुल गलत है। आप उसको फिर चीफ सेक्रेटरीज जो हैं, गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनको भी फिर आप दे दें 5 साल के लिए दे दें, क्योंकि वो तो उसमें नहीं। आप तवज्जो इस पे दें कि क्या आपने किस तरीके से इंसाफ आपने दिया। और ये रॉयलेस आपने बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक की कि आप उसके वो रिकॉर्ड देख लेना, वो आप उसको एलिवेट करने जा रहे हैं उससे, या सेशन जज था तो उसको आप ले रहे हैं, उसको अपेक्स उसमें या उस जुडिशरी में उसको ले रहे हैं, तो क्या उसके कितने उसने फैसले किए हैं, कितने फैसले चैलेंज हुए हैं, कितने फैसले कंट्रोवर्शियल उसके हुए हैं, आप इसको देखें। सियासी बुनियादों पर आप उसके कनेक्शंस देखें, क्या वो पास्ट में किसी कनेक्शन में उसके वो ख़ानदान में उसमें। अब तो ये तो बड़ा आम होता भी जा रहा है कि एक भाई अजीज़ रिश्तेदार वो जुडिशरी में चला गया, एक पॉलिटिशियन है, एक किसी अदारे में चला गया, बहुत ही एक नैब में चला गया। तो ये चीज़ों को देखिए। और दूसरा, मैं एक और पॉइंट जो शायद किसी हमारे दोस्त ने नहीं उठाया, बाज़ लोग पे अभी इस पे इतराज़ कर रहे हैं कि 2 महीने के आप कोर्ट को कैसे छुट्टियां दे देते हैं और एक जज बिठा देते हैं। पूरा प्रोसेस कानून वो है एक बंदे का, डिले जो है वो तो फिर होता रहता है। आप कोशिश ये करें कि ज्यादा जजेस अपॉइंट करें,
वो सुबह वाला अगर वो कहे शाम में भी कोर्ट्स लग के उसको वो करे। हाई कोर्ट के लोग आसरे में होते हैं, 6-6 साल 8-8 साल जो है इसमें वो लग जाते हैं, उसको 2-2 साल 1-1 साल। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट्स को जो उसको चैलेंज करते हैं, कई साल तक वो उसके केस के नंबर ही नहीं आते हैं। तो ये इन चीजों को देखना चाहिए, उसकी जो टेंडेंसी जो है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल उसको में 65 साल है, 65 साल की ज्यादा है, 65 साल की ज्यादा है, 62 साल काफी है। जब आप 60 साल सरकारी मुलाजिम को दे रहे हैं तो 2 साल उनको ज्यादा दे दें, ये काफी है। 65 साल दे दिया, अब 65 साल के बाद फिर 68 साल, फिर उसके बाद कोई बात आ जाए कि नहीं जी 70 साल कर लें, तो ये बिल्कुल ये मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। एक उसको क्यों ये हासिल है ये। बिल्कुल। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, 6 जजेस के ख़त के मामले पर भी हमने जजेस को तकसीम देखा, वकला पहले ही तकसीम है, फिर इस एक्सटेंशन के मामले पर भी तकसीम हो जाएंगे। देखिए 2 चीजें हैं, जैसे तमाम मेरे पैनलिस्ट ने बात की, बिल्कुल एक्सटेंशन वाली बात में पहले आते हैं कि आपने एक रिटायरमेंट की एक एज रखी है, जो कि हम पाकिस्तान के अंदर गोरे का एक निज़ाम चल रहा है, गोरा चला गया लेकिन उसका निज़ाम है कि 60 साल में बंदे को आप जो है रिटायर करके घर भिजवा दें। अब्दुल्ला साहब ने बात की कि जी शायद फिजिकल हेल्थ उसकी बेहतर हो तो मेंटल हेल्थ काम करती हो तो ठीक है, उसको रहना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने एक मैकेनिज्म बनाया कि इस इतने अरसे के बाद अगर हम अपने माशरे में देखें तो 60 साल से ऊपर किसी बंदे की मेरे ख्याल में शायद हैसियत अपने घर में भी नहीं होती, ऑन अ लाइटर नोट उसकी बात कोई नहीं सुनता, तो हम उससे मुल्क का निज़ाम चलवाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि कभी भी शायद एक्सटेंशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं और उनकी एक तभी मौत होती है, वो मर जाते हैं, उसके बाद क्या दुनिया का निज़ाम रुकता है? एक पॉइंट तो ये हुआ, मेरे ख्याल से दुनिया का निज़ाम नहीं रुकता। और अगर कोई जज ये समझता है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, कोई शायद जर्नैल ये समझता है मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, कोई ब्यूरोक्रेट समझता है, तो ऐसा नहीं है। आपको एक नई नस्ल को स्पेस देनी होगी। और जैसे देखिए वो एवोल्यूशन थ्योरी है कि हर जो नई जनरेशन होती है अपने प्रीडिसेसर से बेहतर होती है, दिमाग के लिहाज से भी, फिजिकल हेल्थ के लिहाज से भी और बाकी चीजों के लिहाज से भी। तो एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा, इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं के अंदर तब्दीली की बात, तो क्या वाकई हमने रीस्टार्ट कर दिया 18th अमेंडमेंट के अंदर रीडू करने के लिए, और तमाम सियासी जमातें मान चुकी हैं कि हम 18th अमेंडमेंट के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। दूसरा, ये जो पोलिटिसाइजेशन वाली बात है, इसमें तो एक ओपन सीक्रेट है। आप मुझे बताएं, आपकी जुडिशरी के अंदर जो हमाद अगर मुझे इंडोर्स करते हैं, जो जजेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? एक आपके डायरेक्ट जुडिशरी से आ रहे हैं, दूसरा आपके लॉयर्स से आ रहे हैं। लॉयर वो लोग हैं जो तमाम उम्र सियासी जमातों के साथ रहे हैं, उनके लिए भाग दौड़ करते रहे, उनके लिए नारे लगाते रहे, और उसके बाद वो तो या हाई कोर्ट के जज बनते हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। आप देख लें, अगर उस कोटे के हिसाब से देख लें, कितने लोग ऐसे हैं जो कि माजी में किसी न किसी सियासी जमात के साथ मुंसलिक रहे, उनके लिए नारे लगाते रहे। मैं केपी की भी बात करूंगा, बलूचिस्तान की भी करूंगा, सिंध की भी करूंगा। जरूरी नहीं कि सियासी जमात के लिए नारे लगाते रहे हो, बार के अपने इलेक्शंस होते हैं, यही लोग पहले वोटर्स लॉयर्स के सामने रुकू में होते हैं वोट लेने के लिए, तो फिर अपने पैनल के खिलाफ कैसे फैसले दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल वही बात है। अब वो आखिरी चीज ये कि सियासी जमातें जो अशराफिया जिनको चला रही हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी में अशराफिया है, आपके एस्टेब्लिशमेंट, आप जो भी उसका नाम ले लें, मैं एक तरफ फोकस नहीं कर रहा, वो जुडिशरी है, वो ब्यूरोक्रेसी है, हम एस्टेब्लिशमेंट तो ओवरऑल एक बड़ा स्ट्रक्चर है जो आपके निजाम को, अपने आप को सुप्रीम समझते हुए निजाम चला रहे हैं। और ये लोग कभी भी पाकिस्तान के जो बाकी अवाम है ना 80-85% उनको स्पेस नहीं देते। और मैं तो ये समझता हूँ, शायद वो कानूनदान मैं हूँ नहीं, आम एक पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनाए जाते हैं सिर्फ अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकतवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो निज़ाम आप देख रहे हैं, हमारे हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, दहशतगर्दों ने ओपनली, अब्दुल्ला साहब मुझे इंडोर्स करेंगे कि खुद माना कि हमने गले काटे। आज तक आपकी जुडिशरी उनको सजा नहीं दे सकी। आपने उनके लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई, फिर मिलिट्री कोर्ट्स को आपने पॉलिटिसाइज किया। उन्होंने जो सजाएं दी, ये जजेस आपको इंसाफ के नाम पे उन सजाओं को उन्होंने कलअदम करा दी, और आज भी वो कातिल और वो जो गले काटने वाले थे वो जेलों में जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उनके हाथ पे लोग जाके बैत कर रहे हैं। सोचना ये चाहिए कि हमारी जुडिशरी ने मुल्क को पहुंचाया कहाँ पे। मजीद मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मजीद सेहत दे, लेकिन जितनी इन्होंने नौकरी कर ली है उसके बाद इनको चाहिए वो अल्लाह करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर? जी मैं बिल्कुल इसके अंदर गुजारिश कर दूं। मैंने एक अमेरिका की मिसाल दी थी सिर्फ ये बताने के लिए कि वहां मेंटल हेल्थ के ऊपर देखा जाता है, चाहे वो फौज की एक्सटेंशन हो, वो पुलिस की एक्सटेंशन हो, वो जजेस की एक्सटेंशन हो। मैं तो 62 साल की उम्र के अंदर भी मना करता हूं, क्योंकि अगर पूरे पाकिस्तान का कानून 60 साल है
तो 62 साल कैसे हो गया? और दूसरी बात यह है कि और लोगों को भी जगह दी जाए, क्या हम लोगों पे, नए आने वालों पे एतबार नहीं करते? और बिल्कुल, तीसरी बात जबकि यह नए है आने वाले कि ज्यादा एक moral टैलेंटेड और authority टेक्नोलॉजी जज की जो वाइज है वो ज्यादा लूज हो जाती है। मॉरल अथॉरिटी जो है वो कायम रखना बड़ा जरूरी है, और एक्सटेंशन की शक्ल के अंदर मॉरल अथॉरिटी जीरो होकर रह जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। अब हम आते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की। हुकूमत ने साइबर क्राइम की तहकीकात और रोकथाम के लिए नई तहकीकाती एजेंसी कायम कर दी है, जिसका नाम नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रखा गया है, NCCIA। NCCIA का तहकीकाती इदारा इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की शेख 29 के तहत कायम किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इंदिया दिया कि उनकी हुकूमत सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा रोकने और लोगों के डिजिटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नई अथॉरिटी कायम करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। पाकिस्तान में मारूफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रवां बरस फरवरी से पाबंदी आयद है। सवाल यह है कि हुकूमत को साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नए इदारे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या हुकूमत सोशल मीडिया पर पुलिसिंग बढ़ाना चाहती है? नई एजेंसी NCCIA का क़याम कितना कारगर साबित होगा? तो इस पर हम बात कर लेते हैं हमाद रोहिला साहब से। हमाद रोहिला साहब, बताइए कि FIA में भी साइबर क्राइम विंग तो एक मॉनिटर कर ही रही है, तो ये एक दूसरी एजेंसी की क्या ज़रूरत पेश आई? अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसे टाइम में है जिंदा जहां पर अवाम और हुक्मरानों में बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है। कोई भी काम हुक्मरान करते हैं तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है कि ये बदनीयती पे मबनी होगा। इसमें हुक्मरानों का भी कसूर है, क्योंकि ऐसे मुतनाज़ा हालात में कानून साजी करते हैं तो फिर आम आदमी के पास कोई और रास्ता ही नहीं रहता उस पर शक करने का। मैं एक मिसाल देता हूँ, रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया, बहुत सारे कानूनदान इस पर पहले से इत्तफाक करते थे, बल्कि डिमांड करते थे कि चीफ जस्टिस साहब की पावर्स को डाइल्यूट होना चाहिए, डेलीकेट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन वो जिन हालात में कानून हमारे सामने आया उस पर बेतहाशा सवाल उठे। इस वक्त भी अगर हम इस लॉ में आ जाएं तो जिसकी आप बात कर रही हैं एजेंसी की, ये नया ख्याल नहीं है, ये पीका में ऑलरेडी मौजूद है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर सेक्शन 29 में इसका जिक्र मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो ये बना सकती है। फिलहाल इसको इनका FIA का ही एक डिपार्टमेंट है जो हेड कर रहा है, जो इस पे काम कर रहा है। और अगर वो काम कर रहा है तो नई एजेंसी जो बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ सवाल उठते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो पहले से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर वही लोग आगे ट्रांसफर हो जाएंगे तो क्या ये सिर्फ एक रीब्रांडिंग है, एक आई वॉश है? जैसे पुलिस की वर्दियां चेंज कर दी गई थी तो लगा था कि इमेज बिल्डिंग हो गई है और हालात बेहतर हो जाएंगे, या अगर उन लोगों को फारिग किया जा रहा है तो नए लोगों को जो भर्ती किया जाएगा उसका खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे? हम तो ऑस्टेरिटी की बातें कर रहे हैं, नई तनख्वाहें हम ऐड कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? हमें कोई वजह समझ नहीं आ रही। कानून साजी होनी चाहिए थी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में सेक्शन 37 में, जहां रिमूवल ऑफ ऑनलाइन कंटेंट की बात की गई है कि कौन सा मवाद गैर कानूनी तस्वुर होगा, उसके बारे में कानून साजी करने की बजाय इस एजेंसी पे कानून साजी कर रहे हैं। ये जवाब तलब जरूर लगती है, इस पे हमें बात जरूर करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि ये बच्चों को, औरतों को, ब्लास्फेमी को रोकने के लिए की जा रही है, तो ये बच्चों का जो मामला है, खवातीन का जो मामला है, ब्लास्फेमी का जो मामला है, हेट स्पीच का जो मामला है, ये तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में पहले से मौजूद है। बिल्कुल, टाइम की शॉर्टेज है, यहाँ पर हम ऑलरेडी मौजूद है। छोटी सी बात, हम दोबारा हाजिर होते हैं। तो हम बात करते हैं साइबर क्राइम के हवाले से, जिसमें हुकूमत को साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए क्या नए इदारे की ज़रूरत क्यों पेश आई है और क्या हुकूमत सोशल मीडिया पर पुलिसिंग बढ़ाना चाहती है। इस पर हम बात करेंगे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सोशल मीडिया को मज़ीद क्या कंटेन किया जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में इसकी बाज़गश सुनाई दे रही है? देखिए, सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत ही खतरनाक भी टूल है और एक बहुत ही अच्छा टूल भी है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत कम दिखाई देती है और ज्यादा कयास आराई और मायूसी और दीगर मामलात जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इससे आप इस्तेमाल करके किसी को भी ब्लास्फेमी में भी फंसा सकते हैं, किसी के ऊपर स्कैंडल भी कर सकते हैं। और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तरक्की शुरू की है तो आप किसी भी की जो बात है लिपसिंग के जरिए उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा उस आदमी के लिए या उस खातून के लिए एम्बैरेसमेंट भी जो है वो क्रिएट हो सकती है। हमारी पुलिस इसके लिए ट्रेंड नहीं थी, इसके ऊपर अब ट्रेनिंग शुरू की
CVN ने, साथ ही साथ हमारे कानून साज इदारे जो हैं उनके भी इल्म में नहीं था। दुनिया के अंदर जहां फौजियों के पास बंदूकें होती हैं, तो अब जो सोशल मीडिया ब्रिगेड्स आई हैं, बाकायदा वो वर्दी पहनते हैं बरतानिया में, अमेरिका में, दीगर यूरोपियन ममालिक में, और उनके पास जो है वो बंदूकें नहीं होती बल्कि लैपटॉप और स्मार्टफोन होते हैं। ये एक सोशल मीडिया की हकीकत है। अब जब पाकिस्तान बना था तो उस टाइम पे जो कवानीन थे उसके अंदर सोशल मीडिया नाम की कोई चीज नहीं थी, किसी को पता नहीं था कि ये साइबर वर्ल्ड क्या है, और ये दिन ब दिन जो है वो साइबर वर्ल्ड एक चैलेंज बन रहा है। इसके अंदर जो खास तौर पे जो डार्क वेब्स हैं और दीगर हैं उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, इसी तरीके से सोशल मीडिया पे बैंक क्राइम्स हैं, इसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर मल्टीपल जो है वो क्राइम्स हैं जिसको हम जो है वो यहाँ इवन बात भी नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसी अथॉरिटी का कायम हो जो आगे चल के, जिस तरीके से वापडा के केस सिर्फ जो है मखसूस जज ही सुन सकते हैं, इसी तरीके से जो गैस के केस हैं वो मखसूस जज होते हैं जो सुनते हैं, बैंकिंग के अलहदा कोर्ट होते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के मामलात को हैंडल करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसी अथॉरिटी कायम की जाए जिसके मखसूस जज हों, जो इन चीजों को समझ सकें, जो इसकी सेंसिटिविटी को समझें, जो कि इसके मकसद को समझें। और यही वजह है कि गवर्नमेंट जो है सोशल मीडिया के हवाले से अपने कवानीन को सख्त करना चाहती है, ताकि जिसको जजा मिलनी है उसको कहीं ऐसा ना हो कि सजा मिल जाए, और जो सजा होने वाला हो उसको जजा मिल जाए। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ा हमारे लिए एक मुश्किल है, लेकिन साथ ही साथ आज़ादी सहाफत जो है उसके ऊपर कदगन नहीं लगनी चाहिए। लेकिन आज़ादी सहाफत में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो खबरें बनाई जाती हैं और फिर खबरों के बदएवज जो है वो रकूम हासिल की सहाफत में भी देखा हमने कि किस तरह से खबरें बनाई जाती हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, जब FIA में साइबर क्राइम विंग काम कर रहा था तो दूसरे इस नए इदारे की क्या ज़रूरत पेश आई है, और ये जो नई एजेंसी कायम की गई है वो कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, मैं अब्दुल्ला साहब की बात को एंडोर्स करूंगा कि दुनिया एक और तरफ जा रही है और आपको स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए हर काम के लिए। जैसे हर सिक्योरिटी के लिए स्पेशल यूनिट्स है, आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए भी कैपेसिटी के हिसाब से लोग चाहिए। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल ये भी कहूंगा कि आपके पास पीका लॉज है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्राइम प्रिवेंशन लॉज है, आपके पास रेगुलर जो कवानीन है उसके अंदर भी तमाम चीजें जिसमें लेबल है, सिलेंडर है, आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं, किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, तो आपके मुल्क के कवानीन मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपका पॉइंट आ गया है। ज़ाहिर शाह शराजी, वक्त हमारे पास वक्त कम है और हम अपने तमाम पैनलिस्ट से इजाज़त चाहते हैं। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।